गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए स्टैटिक जीके की क्लास 2 लेकर उपस्थित हूँ। आज की इस क्लास में आप बिल्कुल 1 बाय 1 करके सभी प्रश्नों को उत्तर को अच्छी तरीक़ा से सुने, समझें और जानें। देखिएगा, जो आज की प्रश्न संख्या 1 आपका है कि इमल्सीकृत वसा का पाचन होता है। भाई किससे होता है, देख लीजिएगा। इमल्सीकृत वसा का पाचन तो आपको बोलना है लाइपेज से। अब लाइपेज जो है अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। एक छोटी सी बात और जोड़ लीजिए आप कि जो इमल्सीकृत वसा जब उसका पाचन पूर्ण हो जाएगा तो वह वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल जाता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2, एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। एक जो मनुष्य है कंप्लीट वयस्क जब बन जाएगा तो उसमें हड्डी की कुल संख्या कितनी होगी। तो आपको सीधा सी बात याद रखना है, आपको एकदम बिल्कुल कंप्लीट रूप में कि 206 एक मनुष्य में जो पूर्ण मनुष्य बन जाएगा तो उसमें हड्डी की कुल संख्या कितना हो जाएगी, 206। इसका उत्तर ये होगा। हाँ, एक छोटी सी बात आप याद रखिएगा। कंप्लीट अगर मान लीजिए 1 साल के जो बच्चे होते हैं 1 साल तक, उनमें 300 से भी अधिक हड्डियाँ होती है। 300 प्लस आप याद रखेंगे और धीरे धीरे जिसे बड़ा होता जाएगा हड्डी जुट जाएगी और अंतिम फाइनली कहिएगा तो आप 206 हड्डी उसमें पाए जाएंगे। चलिए, तो एक वयस्क मनुष्य में हड्डी कुल संख्या 206। आइए आगे देखते हैं। कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है। जो बैक्टीरिया से रोग नहीं होता है, जीवाणु जनित नहीं है, तो आपका जो इसका उत्तर होगा, देखिए कौन भाई, चेचक। थर्ड चेचक कर लीजिए, एकदम बिल्कुल ये वायरस से होता है। थर्ड चेचक हो जाएगा। तीसरा का, आइए अब अगला सवाल चौथा बोल रहा है कि अपेंडिक्स किस आंत से जुड़ा होता है। बाबू देख लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, एकदम सिस्टमेटिक है। आप इसको एक बार सुन लीजिए अच्छे से और अगर याद हो जाती है तो बहुत बेहतर है। देखिएगा, अपेंडिक्स जो है किस आंत से जुड़ी होती है, तो आपको सीधे याद करना है इसका बड़ी आंत से। किससे भाई, बड़ी आंत से। टिक लगा लीजिए, बड़ी आंत में। आगे देखिएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा ग्लूकोज है, ये पूछा है। जो ग्लूकोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट के पचने के बाद बनता है, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। अब मिला लीजिए कहाँ पे है। इसका उत्तर देखिए, आपको ए में दिख रहा है। 5 का उत्तर ए हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आपको हल्का बता दूँ, ग्लूकोज जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। उसको सरल कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, मीठा होता है। और याद रखिएगा कि सजीव कोशिकाओं में ऊर्जा के लिए ये आवश्यक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 देख लीजिए आप आराम से। निम्नलिखित में कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो इसका जो सूत्र होता है आप एकदम सीधे याद कर लेना, आपको कुछ नहीं करना है कि CaSO4 कैल्शियम सल्फेट ½ छठा का आप भी याद कर लीजिए, कुछ नहीं सोचना आपको। छठा का उत्तर बी कर लीजिएगा, CaSO4 × ½ चलिए अगला देखिएगा। घंटा धातु बना होता है। भाई घंटा जो धातु है किस चीज़ का बना होता है, आपको सीधे याद करनी है। जो इसका उत्तर होगा Cu+Asn। Cu+ कॉपर प्लस टीना को मिला करके घंटा धातु बनी जाती है, जो घंटी का काम करता है। आगे देखिएगा, हल्दी का रंग जो पीला होता है किस वजह से होता है, उसमें क्या चीज़ पाई जाती है जो उसका रंग पीला होता है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा करक्यूमिन। आप डी कर लीजिए, इसका उत्तर करक्यूमिन कर लीजिए, इसके चलते उसका रंग पीला होता है। याद रखिए। आगे देखिएगा 9 देखिए, लार होता है। जो लार होता है वो अम्लीय होता है, याद कीजिएगा। इसका pH मान देखेंगे आप 5.6 से लेकर के आपको 7.9 तक हो जाएगा। तो मोटा मोटी आप समझिए कि अम्लीय हो गया। हालांकि 7.9 चला गया तो अपना रूप चेंज भी करता, लेकिन एक याद कीजिए इसका pH मान जो 5.6 शुरुआत किया तो ये आपको क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, 9 का उत्तर ए कर लीजिएगा। 10 देखिएगा,
रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? रक्त परिसंचरण का जो खोज किया भाई, याद कीजिएगा, विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे 1628 में किए थे, याद कीजिएगा। लेकिन आपको नाम पूछा है तो आप लिख लीजिए विलियम हार्वे में ने क्या किया, रक्त परिसंचरण का खोज किया। कब किया? 1628 ईस्वी में किया था। चलिए, इतना आपको याद नहीं रखना, कहीं नाम पूछा डेट जी उत्तर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वास्क्यूअर रोग किसमें बाबू किसके होता है? क्वास्क्यूअर का जो रोग होता है वो किसकी मैंने किसमें या किसके कारण होता है, किसकी कमी से समझिए। तो आपको सीधे याद करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिएगा, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी अगर हो जाएगी तो ये रोग आपका हो जाएगा। इसमें होता क्या है, कुछ नहीं समझिए, चेहरा पैर में सूजन हो जाएगी। खास करके 1 साल से कम आयु के बच्चों में रोग होता है, छोटू प्रायः देखा गया है। तो प्रोटीन के कमी के कारण। अब आइए सवाल बार देखिएगा, सबसे अधिक ऊर्जा पाया जाता है किस में पाया जाएगा भाई? सबसे अधिक ऊर्जा की बात होगा तो आप सीधे याद कर लेंगे एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका से कि 1 ग्राम वसा में। याद कीजिएगा, 1 ग्राम वसा में सबसे अधिक ऊर्जा आपको मिलेगी। याद करना है, 7 किलो कैलोरी ऊर्जा लगभग प्राप्त हो जाती है। चलिए, अब आइए आगे देखेंगे। सभी एंजाइम बने होते हैं, जो एंजाइम है वो आपका जो कंप्लीट है वो प्रोटीन का बना होता है भाई, इसको याद कर लीजिए, प्रोटीन से। अगला देखिएगा, आँख में जो प्रकाश की मात्रा प्रवेश करती है उसको कंट्रोल कौन करता है? एकदम बिल्कुल याद कीजिएगा। तो याद रखिएगा, आइरिस। हमारा आँख में एक आइरिस है जो आपको, आइरिस जो है आपको कंट्रोल करती है। किसी का करती है? आँख में प्रवेश करारी प्रकाश की मात्रा को। आगे देखिएगा, शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है भाई, बाहर निकलेगा हवा के संपर्क में आएगा तुरंत रक्त जम जाता है, लेकिन जो अंदर बह रहा है छोटू वो नहीं जमता है। कारण इसके पीछे क्या है भाई? सीधे आपको एक याद रखना है, कुछ और नहीं। उसमें क्या होता है? हिपैरिन होता है। हिपैरिन होता है जिसके कारण वह शरीर के अंदर नहीं जमता है। ठीक है, आगे देखिएगा, लाल रक्त का लाल रंग किस वजह से होता है? तो देखिए, उसमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है और हीमोग्लोबिन के कारण ही उसका रंग क्या होता है? आपको लाल होता है। ठीक है, अब 17 सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुद्ध रक्त का परिवहन होता है? तो आपको उत्तर क्या करना है? आपको धमनी से बोल देना है, बस आगे बढ़िए, कुछ नहीं करना है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है? तो भाई धमनी शिरा, 2 बातें आएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? 18 का बी कर लेंगे, शिरा कर लेंगे। जब एक याद कर लेंगे धमनी से शुद्ध तो शिरा से क्या होगा? अशुद्ध हो जाएगा, याद कीजिए। अगला 19 देखिएगा, किसमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? जैसे देखिए, पालक, धनिया, मेथी सब में पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक अगर कह देगा तो आपको बोलना होगा मेथी भाई। 19 का सी। 20 देखिएगा, मनुष्य में रोग रोधक क्षमता का विकास करता है, कौन करता है भाई? देख लीजिएगा, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, जैसे कोई नहीं। तो 20 का उत्तर आप सी कर लीजिए, प्लेटलेट्स। यही हमको ठीक ठाक रखता है। अगर इसकी मात्रा घट जाए तो दिन कोई भी रोग उस पर अटैक कर देगा और व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। प्लेटलेट्स याद रखिएगा, 20 का सी हो जाएगा। 21, एक समान मनुष्य की आँख में कौन सा लेंस होता है? बहुत अच्छा सवाल है। तो एक मनुष्य की जो आँख में लेंस होती है भाई, वो उत्तल लेंस होता है, इसको आप याद कीजिएगा। क्या होता है? उत्तल लेंस। 21 का ए कर लीजिएगा। अब आइए सवाल 22 देखिएगा, मोटर गाड़ी में साइड मिरर रूप में प्रयोग किया जाता है, तो किसका? उत्तल दर्पण का। आइए 23 देखिएगा, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अगर किसी व्यक्ति को यह रोग हो जाए तो उसके लिए किस लेंस का उपयोग हम करेंगे? तो 23 देखिएगा ए बाबू, उत्तल लेंस का। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? बहुत अच्छा सवाल देखिएगा। तो आपको हो जाएगा RBC, बी कर लीजिए। इसे हीमोग्लोबिन का नाम आता है, लेकिन यहाँ पर RBC में ही हीमोग्लोबिन होगा, तो 24 का बी कर लीजिए। 25 देखिएगा, शरीर में किसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है?
अभी बताए थे कि जो बाहर मेरा रक्त का थाका जम जाता है, अंदर नहीं जमता है, तो वो हिपेरिन कहे थे। लेकिन अभी पूछ रहा है कि किसकी कमी से रक्त का थाका नहीं जमेगा। तो देखिएगा, आपको याद करना होगा भाई, एकदम प्लेटलेट्स कर लीजिएगा 25 का, सी कर लीजिए। प्लेटलेट्स अगर कम हो गया तो आपका रक्त का थाका नहीं जमेगा, सी कर लीजिए। अच्छा, आइए, साइड मिरर रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, भाई जस्ट पता है कि किसकी वजह क्या है। तो इसका वजह मात्र एक याद रखिएगा, इसका दृष्टि क्षेत्र व्यापक होता है। क्या होता है? व्यापक होता है, और बड़े बड़े एरिया को छोटे करके ये आपको पूरा दिखा देता है वो। इसका 26 का आप ए कर लीजिए। 27 देखिएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ई का आपको बताए थे, विटामिन ई जो है 27 का आप याद कीजिएगा। इसे बांझपन आता है, याद कीजिएगा, महिला या पुरुष में। तो इसको हम टेकोफ्रोल कहेंगे, टेकोफ्रोल। इसका रासायनिक नाम क्या है? टेकोफ्रोल है, याद कीजिए। किस विटामिन का नाम पैराडॉक्सिन है? बहुत अच्छा सवाल। तो देखिए, पैराडॉक्सिन की बात अगर हम करेंगे हम लोग, तो इसको सी के विटामिन B6 को हम लोग पैराडॉक्सिन भी कहते हैं, B6 को। आप इसको याद जरूर कर लेंगे, पूछता है। आइए, संघर्षवाद प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो अभी बताएंगे आपको, इसको बिल्कुल याद। संघर्षवाद, इसमें कहा गया जो जीव संघर्ष कर पाएगा वही धरती पर जी पाएगा। और इसका सिद्धांत जो लाए थे बाबू, कोई और नहीं लाए थे, डार्विन लाए थे। याद कीजिएगा, डार्विन इस सिद्धांत को लाए हैं। डार्विन ने संघर्षवाद का आपको सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इनका कहना था कि जो जीव धरती पर संघर्ष कर पाएगा वही रह पाएगा। आगे देखिएगा, एक महिला में कौन सा लिंग क्रोमोसोम पाया जाता है? देखिए, महिला में लिंग क्रोमोसोम की बात अगर करेंगे तो दोनों एक्स होता है, जबकि पुरुष में एक्स और वाई होता है। इसीलिए बताया गया आप लोग को कि किसी भी माँ के द्वारा जो पुत्र या पुत्री जन्म होने की बात होती है, उसमें मुख्य भूमिका पुरुष का होता है, न कि महिला का। आगे देखिएगा, एक पुरुष को कौन सा लिंग क्रोमोसोम पाया जाता है पुरुष में? तो भाई जस्ट बता दिए, XY हो जाएगा, इसमें एक कर लीजिए। आइए, भारत का समुद्र से कितना दूरी तक सामरिक अधिकार, समुद्र में कितना दूरी तक उसका सामरिक अधिकार है? मतलब समुद्र तो किसी का है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ दूर तक एरिया उसी देश का माना जाएगा जिसके उस संपर्क में रहेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना दूर तक इसको माना जाए, तो सीधा आपको याद कर लेना है बहुत इजी में। 200 नॉटिकल मील समुद्र दूरी नापते हैं, 200 कर लीजिएगा। 200 नॉटिकल मील दूरी जो होगा, वहाँ तक आपका सामरिक अधिकार होगा, आपका होगा। चलिए, बैरोमीटर का हम जो व्याख्यान करते हैं, धीरे धीरे ऊपर अगर उठ रहा है, धीरे धीरे लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? अगर बैरोमीटर ऊपर उठ रहा है, इसका जो मीनिंग निकलेगा, मौसम साफ रहने का संकेत है। मौसम साफ, जब साफ रहेगा तो बैरोमीटर जो पारा है आपको कहाँ उठेगा? ऊपर उठेगा। चलिए, गुरु शिखर, आगे देखिएगा, गुरु शिखर किस पर्वत का सर्वोच्च चोटी है? बहुत अच्छा सवाल है। गुरु शिखर आपको सीधे से याद करना है, अरावली का, अरावली पर्वत का जो एक चोटी है गुरु शिखर, किसका है? अरावली का है। सोया प्रदेश, मतलब सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होती है? इसका पूछा गया है। तो सोया प्रदेश, देखिए, मध्य प्रदेश को कहते हैं। आप उत्तर इसका बी कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, उत्तरी सरकार तट स्थित है, उत्तरी सरकार जो तट है स्थित है, वो कहाँ पे भाई? तो पूर्वी तट में, याद कीजिएगा। नाम है उत्तरी सरकार, लेकिन आपको पूर्वी तट में होगा, पूर्वी घाट में, इसको याद रखिएगा। उत्तरी सरकार जो तट है वो कहाँ पर है? पूर्वी घाट में। आगे देखिएगा, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? एकदम सिंपल सवाल है पेट्रोलियम का, तो प्रभाजी आसवन विधि से। 37 का आप सी कर लेंगे, प्रभाजी आसवन विधि सी कर लीजिए, क्योंकि बता दें इसी पेट्रोलियम से ही आपको LPG, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, इस कोलतार, ये सब प्राप्त होते हैं, एक साथ सब बनेंगे। लैंप के बाती में
जो केरोसिन तेल ऊपर चढ़ता है, इसके कारण बताया गया है, तो इसको बोला गया केशिकत्व। केशिकत्व के कारण ही लैंप के बाती में जो केरोसिन तेल है ऊपर चढ़ता है, इसको याद कीजिएगा। यह पेड़ पौधे में जो खनिज लवण है वो आपको पत्ती तक पहुँचते हैं। वर्षा के दिनों में बुलबुल बनते हैं, इससे क्या कारण है? वर्षा के दिनों में जो बुलबुल बनते हैं पानी में, उससे क्या कारण होगा? तो आप 39 का 1 कर लीजिएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। आगे देखिएगा, जब पानी से भरी बोतल को फ्रिज में रखे हैं तब बोतल बर्फ बनने से फैलने लगता है, इसकी वजह क्या है? तो भाई आपको बर्फ का जो घनत्व होगा, आपको याद कीजिएगा, पानी घनत्व से ज़्यादा होता है, यानी पानी घनत्व क्या होती है? कम होती है, और बर्फ का ज़्यादा होता है। तो इसका जो उत्तर होगा, ये पूछे इसकी वजह क्या है, तो आपको बोलना ए बोलिएगा, पानी घनत्व कम होना। 40 का ए कर लीजिएगा, 40 का ए। 41 लिखिएगा, निकट दृष्टि दोष में दिखाई नहीं देती है, जस्ट उल्टी याद कीजिएगा। निकट दृष्टि दोष लग रहा है कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट दिक्कत होगा, लेकिन नहीं भाई, इसमें आपको ऐसे याद कर लीजिए, रुकिए बताते हैं आप लोग को, कि निकट दृष्टि दोष दिखाई नहीं देती है, दोनों देख लीजिएगा। आपको दूर की वस्तु निकट दृष्टि दोष लग रहा है, तो लग रहा है कि निकट नहीं दिखाई देगा, लेकिन नहीं, दूर की नहीं दिखाई देगा। और अगर दूर दृष्टि दोष का था तो नज़दीक की नहीं दिखाई देगा। ये आपको बस जस्ट उल्टा याद रखना है, इसको समझे। इसको आप लोग फिर समझिए एक बार, देखिए मैं क्या बोला, कि अगर निकट दृष्टि दोष की बात करता है कि दिखाई नहीं देगा, तो निकट में आपको दूर नहीं दिखाई देगा, और दूर में आपको निकट नहीं दिखाई देगा। इसको याद उल्टा पलटा कर लीजिए, काम दे देगा। आइए 42 देखिएगा, दूर दृष्टि दोष में नहीं दिखाई देता है, क्या भाई? बस तुरंत बोलेंगे निकट। 42 का आप 1 कर लीजिए। आगे देखेंगे, समतल दर्पण में किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का आकार होना चाहिए। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बस याद रखिए, अगर समतल दर्पण है, पूरा प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो जो दर्पण का आकार है वो होना चाहिए व्यक्ति के आकार का ठीक आधा होना चाहिए, यानी 43 का आप कितना उत्तर कर लीजिएगा? बी कर लीजिए। व्यक्ति के आकार के आधे के आकार का होना चाहिए, बी कर लीजिए। आइए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण विधि या सिद्धांत किसने दिया? अच्छा सवाल है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत किसने दिया? 44 देखिए, आपके माइकल फैराडे ने। आगे देखिएगा, डीएनए के डबल हेलिक्स की खोज किसने किया था? तो भाई इसका जो उत्तर होगा वाटसन तथा क्रिक कर लीजिएगा, वाटसन तथा क्रिक, बी कर लीजिए। 45 का बी हो जाएगा। आइए 46 देखिएगा, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी है आइंस्टीन महोदय ने। E बराबर mc² का सूत्र होता है। सापेक्षता का सिद्धांत क्या दिया? आइंस्टीन ने दिया। अब क्या कर लेंगे, इसको उत्तर कहाँ कीजिएगा? आप ए कर लीजिए। अब देखिए आगे, ग्रहों की गति के नियम, ग्रह जो गति कर रहे हैं उनके नियम का खोज किसने किया था? तो आपको सीधे याद करना है, केपलर साहब ने। क्या किया? केपलर साहब ने किया, ये कर लीजिए। आगे देखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज आपको सीधे याद करना है, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने। 48 का बी कर लीजिएगा, डी। 48 का कितना कर लीजिएगा? डी कर लीजिए, एकदम इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा, तपायनिक उत्सर्जन की खोज किसने किया था? तपायनिक उत्सर्जन की खोज किसने किया? आपका 49 सवाल है, आप सीधे याद कर लेंगे इसको, थॉमस एल्वा एडिसन। क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर ए हो जाएगा। आइए 50 देखिए, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत आपको किसने दिया? तो आपको स्लाइडर एंड स्वान ने दिया, उत्तर आप ए कर लेंगे। 51 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी परमाणु है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 में से न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में से अस्थायी कौन है? तो आपको याद कर लेना है, आपको न्यूट्रॉन जो है वो आपको अस्थायी कहलाता है। इसका उत्तर आप ए कर लीजिए।
हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 1 2 3 4। इसका हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, आपको ये भी याद करना होगा। भारी जल सी का है 3 कर लीजिए, 52 का सी कर लीजिए आराम से। 53 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी खोज किसने किया? आधुनिक का तो मोस्टली किया था, मेंडलीव के बाद किया था वो। ए कर लीजिएगा, सॉरी 20 का 53 का कितना हो जाएगा? बी कर लीजिए, मोस्टली ने। आइए, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन नहर जोड़ता है? अगर इसकी बात करेंगे तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जो जोड़ता है उजम, बिल्कुल इजी कर लीजिए सी, स्वेज नहर कर लीजिएगा, स्वेज नहर। 54 का सी हो गया। आइए, लिग्नाइट कोयले का भंडार सबसे अधिक किस राज्य में है? लिग्नाइट, हालांकि कोयला सबसे अच्छा एंथ्रासाइट होता है, लिग्नाइट थोड़ा सा निम्न कोटि का, लेकिन फिर चलिए पूछा है कि किस राज्य में ज़्यादा है, तो 55 का आप उत्तर सीधे कर लीजिए बी, तमिलनाडु में। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिरेनेवादा पर्वत है। सिरेनेवादा पर्वत कैसा पर्वत है? तो सीधे आपको याद कर लेना है ना, बिल्कुल कुछ नहीं, भरोस पर्वत है। भरोस पर्वत आपको बताए हुए कि होंगे कि जब बीच का भाग या अगल बगल भाग धंस जाए तो जो पार्ट बच जाता है उसको भरोस पर्वत हम लोग कहते हैं। इसका ये आंसर जाएगा। आगे देखिए, कंचनजंगा पर्वत किस पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में है? तो देखिए इसको 57 का सी कर लीजिएगा, 57 का सी कर लीजिए आप आराम से। सिक्किम में कंचनजंगा, और भारत में सबसे ऊंची चोटी भी है। इसे हिमालय का सबसे ऊंची चोटी आपका माउंट एवरेस्ट होगा। उसके बाद K2 है काराकोरम, लेकिन जो भारत जो क्षेत्र में है वो कंचनजंगा ही है जो सिक्किम में है। 57 का आप सी कर लेंगे। 58 देखिए, पार्सेक मात्रा किसका है? पार्सेक, पार्सेक भाई तो 58 कर लीजिए सी, दूरी का। नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? नागरिकता, भारत में नागरिकता जो मिला है लोगों को उसका उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 2 कर लीजिएगा। 59 का ए उत्तर ए कर लीजिए, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुसूची में है? अनुसूची बोला है, इसे तो पंचायती राज व्यवस्था की बात हम करेंगे तो इस पर 11वीं में जाएगा, यानी 60 का डी कर लीजिए आप आराम से। 11वीं अनुसूची में इसको रखा गया है पंचायती राज व्यवस्था को। वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? अगर वर्तमान मूल अधिकार की हम बात करेंगे तो पहले शुरुआत में 6 था, 7 था, अभी कितना 6 है। 61 का आप बी कर लीजिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? याद रखिएगा, जितना भी केंद्रीय लेवल की बात होगी सबका लगभग आपको राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। 62 का बी कर लीजिए, राष्ट्रपति। आइए, नियंत्रक लेखा महापरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? बस वही बात आ गया, राष्ट्रपति। 63 का बी कर लीजिए। दास कैपिटल के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कार्ल मार्क्स की बात होगी, याद कीजिएगा, सी कर लीजिए, कार्ल मार्क्स। 64 का सी। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत के जनक कौन थे? जनक पूछा है, ऐसा देख लीजिएगा, तो कार्ल मार्क्स। हीगल के सिद्धांत से प्रभावित जरूर थे, लेकिन सिद्धांत इन्होंने दिया है तो कार्ल मार्क्स ही लिखाएगा, एक कर लीजिएगा। भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था है? एकल नागरिकता, जो इंग्लैंड जैसी है, एकल नागरिकता। अमेरिका में दोहरी है, भारत में एकल नागरिकता है। 66 का आप एक कर लेंगे। भारत में की नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं देशीकरण, जी, पंजीकरण और विवाह। 67 का डी कर लीजिए, 3 प्रकार के हैं, समय के साथ बदला भी है लेकिन तीनों प्रकार की व्यवस्था रही है, अब डी कर लेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ कौन दिलाता है? आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष का शपथ कोई और नहीं दिलाता है, कुछ नहीं, वो केवल मेंबर ग्रुप में शपथ लेते हैं। लोकसभा जब अध्यक्ष के पद पर उनका चुनाव होता है तो उनका
शपथ नहीं होता है। आंसर डी कीजिएगा। और आपको देखिए बताना भी, कमेंट करना है कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन बने हैं, बस जरूर कमेंट कीजिएगा, उसको देख लेंगे। और बता दें आपको रिपीट किया गया है, पिछले भी थे, अभी वर्तमान में भी बने हैं। आगे आइएगा कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रह सकता है, तो 65 वर्ष के तक ठीक है, और 6 वर्ष तक, जो पहले हो जाए आंसर सी कर लीजिएगा दोनों। आगे देखिएगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे अधिक दिन तक कौन व्यक्ति रहे थे? वाई चंद्रचूड़ भाई, याद कीजिएगा। 70 का सी कर लीजिए, बिल्कुल रट जाइए। 70 का सी वाई चंद्रचूड़ कर लीजिएगा आराम से। 1978 से 1985 तक, 83 तक रहे थे, और 16वां मुख्य न्यायाधीश थे, याद कीजिएगा। आइए आगे, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो फातिमा बीबी। ये तो आप लोग सबको याद होगा। 71 का आप ए कर लीजिए। अगला देखिए, उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत सलाह दे सकता है? उच्चतम न्यायालय को अधिकार है कि राष्ट्रपति को किसी मामला में सलाह देगा, या डिमांड करे तो, या किसी स्थिति में वो सलाह दे सकता है। उसके पास एक अनुच्छेद है, 72 बनाइएगा। 72 का भाई बी कर लीजिएगा, अनुच्छेद 143, 143 बच्चों, 143। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को 143 यानी 143 अनुच्छेद के तहत सलाह दे सकता है। हालांकि राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन सलाह दे सकता है। आगे देखिएगा, उच्चतम न्यायालय का कौन सा मुख्याधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रूप में कार्य किया? बहुत इंपॉर्टेंट, मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला याद कीजिएगा। 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1961-69 तक में ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, याद कीजिएगा। कौन? मोहम्मद हिदायतुल्ला। एक कर लीजिए। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मर गए थे, मृत्यु हो गई थी, कौन भाई? कौन लोग थे? देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। राष्ट्रपति पद पर रहते उनकी मृत्यु हो गई थी, तो एकदम सीधा याद कीजिएगा, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। बी कर लीजिए, बी कर लीजिएगा आराम से। आइए 75 देखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं कौन कौन होते हैं भाई? राष्ट्रपति जब चुनाव होगा तो उनको वोटिंग कौन कौन कर सकता है, ये पूछा है। देखिए सीधी सी मैं बता दूं आपको कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सभी निर्वाचित, मनोनीत नहीं, बस आंसर सी कर लीजिए, दैट इज उत्तर हो जाएगा। बस याद कीजिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित मेंबर, न कि मनोनीत। 75 का सी कर लीजिए। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? इनका कार्यकाल 6 साल पूरा हो जाता है, तो 1/3 भाई, 1/3 को पद से हटा भी देना है, उतना लोग का चुनाव भी करना है। कितने साल के बाद? 2 साल के बाद। हालांकि कार्यकाल होता है 6 साल का, लेकिन 2-2 साल में उनको हम लोग हटाते आते हैं। आइए, लोकसभा शून्य काल होता है। शून्य काल होता है कब होता है भाई? ये पूछा गया है, तो एकदम बिल्कुल याद कीजिएगा। 12 बजे से 1 बजे के समय को हम लोग शून्यकाल कहते हैं। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? राज्य सरकार का पूछा है। केंद्र का होता है महान्यायवादी, और राज्य सरकार का होता है महाधिवक्ता, याद कीजिएगा। राज्य सरकार बोला तो महाधिवक्ता ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, और महान्यायवादी केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी होता है, याद कीजिए। 78 का बी होगा। अब आपको मिलान करना है 79 से, नाम देख देख के मिलान कर दीजिए, बहुत आसान है लेकिन याद हो जाएगा। विटामिन ए, देखिए इसको हम कहते हैं रेटिनॉल कहते हैं बाबू। विटामिन B26 है। देखिए अगर हम B6 की बात करें तो B6 की होता है पैराडॉक्सिन। हमको ये जो याद है, आपको मैं बता दूं कि 4 में से आपको जो पहले याद है उसको मिलाइए तो कुछ तो कम हो जाएगा भाई। अब 80 देखिएगा, विटामिन B1 कहाँ जाएगा भाई? वो देखिए वो जाएगा, B1 कहते हैं थायमिन कहते हैं। और जो विटामिन B2 बच गया वो राइबोफ्लाविन हो जाएगा, यानी
हम जो 81 का है उसको डी कर देंगे। कितना आसान है, बन गया। यानी देखिए 79 का आपने सी लिखा, 80 का आपने बी लिखा, 81 का आपने डी लिखा है, और भाई जो 82 बचा उसको आपने ए लिखा। हो गया आंसर आराम से। चलिए आगे देखते हैं। फिर मिलान ही करना है। बहुत अच्छा सवाल भाई, प्रयास में मैं रहा हूँ कि सब आपको याद होता जाए। देखिए विटामिन डी को से कैल्शियम मिलती है, इसको देखिए मिलाइए बी में, कैल्सीफेरॉल में। विटामिन सी, इसको एस्कर्बिक अम्ल बोलते हैं, याद कीजिएगा। विटामिन ई टेकोफेरॉल है, के फिलोक्विनोन हो जाएगा। बस मिलान हो गया आराम से। चलिए आगे देखिए। लेंस की क्षमता जो हम नापते हैं डाईऑप्टर में, किधर है भाई? देखिए बी कर लीजिएगा। 87 का बी। विद्युत प्रतिरोध जो है वो आपको ओम होता है, ओम, डी मिला लीजिएगा। आवेश को हम कूलम कहेंगे, विभवांतर को वोल्ट कहेंगे, और कार्य को जूल कहेंगे। मिल गया, हो गया। आराम से मिलान कर लीजिएगा ठीक से। दोबारा देखकर इसको रेस्ट कर लीजिएगा। लेंस की क्षमता देखिए डाईऑप्टर है, देखिएगा 87 का बी हो गया, 88 का आपका डी हो गया, ओम हो गया। 89 का आपका ए हो गया कूलम। 90 का आपका हो गया, 90 विभवांतर के सी वोल्ट कर दीजिए। 91 का ई कर दीजिए, जूल हो गया। बस मिलान करते रहिए। दैट्स, आगे देखते हैं हम लोग। देखिएगा 92 पूछता है कि एनीमोमीटर का मिलान किससे होगा। तो आपको सीधे याद करना है कि वायु का वेग मापता है भाई। सिस्मोग्राफ आपको पता होगा कि भूकंप को मापता है, बी कर लीजिएगा। 93 का डी। अगर 94 की बात करें, बैरोग्राफ करेंगे तो बैरोग्राफ जो होगा आपको वायुमंडलीय दाब मापेगा, सी कर लीजिएगा। टेकोमीटर जो 95 है उसको आप एक करें घूर्णन की गति, और हाइग्रोमीटर का नापेगा आर्द्रता मापेगा। बस कितना आसान है, आप देख सकते हैं। 92 का आंसर आप डी कर लीजिए। 93 सिस्मोग्राफ का बी कर लीजिए। 94 का आप कर लीजिए सी कर लीजिए। 95 का आप उत्तर ए कर लीजिए, और 96 जो है आपका ई हो जाएगा। एकदम आराम से मिला लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आइए 97 देख लीजिए। 97 कहता है छोटू कि आवेश का सुमेलित किससे होगा? कूलम से, यानी सी से। शक्ति का वाट से मतलब ए से हो जाएगा, और कार्य किससे होगा? कार्य जूल से होगा, और दाब किसका? पास्कल से हो जाएगा। एकदम आसान हो गया। 97 का देखिए आपने सी मिला लिया, 98 का आपने ए कर लिया, और 99 का आपने क्या किया भाई? कार्य का बी किया, जूल किया, और 100 का आपने डी किया, पास्कल। चलिए सबको धन्यवाद, आपने पूरी कंप्लीट वीडियो को देखा, अच्छा लगा होगा मेरा विश्वास है। और ये बहुत ही प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी एक सिलेक्टेड प्रश्न है। आप इसको अच्छे से एक दो बार सुन करके कमांड कर लें, संभव हो तो नोट बना लें। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। दैट्स ऑल, ओके।